नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। क्या यूपी में बनेगा तीसरा डिप्टी सीएम? जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव की अंतिम रूपरेखा को तैयार कर लिया है। सोमवार को दिल्ली में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मुलाकात ने इन अटकलों को और भी बल दिया, जहां सूत्रों के अनुसार दिल्ली के बैठक के बाद नए तीसरे डिप्टी सीएम और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर अब सियासी हलचल पूरे तरीके से बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार आने वाले एक महीने के भीतर न केवल मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि संगठन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल सकती है, जहां जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक बड़े बदलाव की तैयारी पूरे तरीके से की जा रही है। प्रदेश संगठन की नई टीम जल्द ही घोषित हो सकती है और इसमें कई पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या फिर नई नियुक्तियां भी संभव है। हाल ही में अगर बात की जाए तो फरवरी में ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ लखनऊ में हुई मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और भी हवा दी थी। और जहां मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है, तो वहीं इसमें विधायकों के साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे उप मुख्यमंत्री पद को लेकर है, और जहां राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संतुलन को बढ़ाने के लिए अब और भी बड़े फैसले ले सकती है। और इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी और जिसमें हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस समय क्या कुछ राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। तमाम चेहरे हैं जिनके नाम जुड़ भी सकते हैं और पुराने चेहरे बाय बाय हो सकते हैं। ऐसा कयास इसलिए है क्योंकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, खासतौर पर जाति और क्षेत्र देख करके। जाति और क्षेत्र इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में जो जाति समीकरण है या फिर क्षेत्रीय समीकरण है उसको बीजेपी साध सके। ऐसे में कयास है कि तमाम ऐसे लोग जो पश्चिमांचल से आते हैं या बुंदेलखंड पूर्वांचल के भी कुछ नाम चल रहे हैं, उनको जगह मंत्रिमंडल में मिल सकती है। इन सबके बीच में चर्चाएं तेज हैं कि उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। इसकी रेस में बुंदेलखंड रीजन और पश्चिमांचल का ब्रज क्षेत्र सबसे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम में से ब्रजेश पाठक अवध रीजन से आते हैं, वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब की बार ब्रज का नाम आएगा, बुंदेलखंड का नाम आएगा, क्योंकि ये क्षेत्र वो है जहां से कोई बड़ा चेहरा बीजेपी का नज़र नहीं आता और मुख्यमंत्री की रेस में यहाँ से किसी बड़े नेता को उतारा जा सकता है, या फिर ऐसे नेता को जिसका नाम चर्चाओं में नहीं है लेकिन लिस्ट में अंतिम मोहर उस नाम पर भी लग सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार किस ओर जाता है, किनका नाम कटता है, किनका नाम जुड़ता है, और उप मुख्यमंत्री के तीसरे पद की जो चर्चाएं चल रही हैं वो सही में चर्चा चरितार्थ होती है या फिर सिर्फ चर्चा बन करके ही रह जाती है और उत्तर प्रदेश के पास अपने दोनों ही उप मुख्यमंत्री रहते हैं। ये सब देखना होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार बेहद दिलचस्प दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। 26 तारीख की बात कही जा रही थी कि 26 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसके पहले दिसंबर की बात कही जा रही थी कि जब पंकज चौधरी की ताजपोशी हुई उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन दोनों ही तारीखों में दोनों ही बातों में सिर्फ चर्चाएं थी। अब देखना होगा कि असली मास्टर स्ट्रोक कब खेला जाएगा और नए मंत्री जी कब गद्दी पर विराजमान होंगे। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। तो जैसा कि आपने सुना कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इन्हीं सभी विषयों के साथ अब हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं, और जिसमें हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर रोहित उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो श्याम जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। लगातार मंत्रिमंडल बैठक को लेकर और जिस तरीके से विस्तार को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें भी कही जा रही है, लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब लग रहा है कि अगले महीने अब बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिए जा सकते हैं। श्याम जी। निकिता जी, आपको और साथी मित्र रोहित उपाध्याय जी को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए निकिता जी, राजनीति में समय समय पर तमाम परिवर्तन किए जाते हैं
वक्त के साथ चलना होता है, हालात किस ओर जाते हैं उस पर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप को चेंजिंग करती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है भारतवर्ष की जो विचारधारा के साथ कि किस तरह से हमको राष्ट्र को मजबूत करना है, अपने प्रदेश को मजबूत करना है, उस आधार पर कार्य करती है। अब चूंकि विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के अनुयायी हमारे उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और निकिता जी, हर जाति धर्म का व्यक्ति चाहता है कि उसके समाज का नाम, उसके बच्चों को मान सम्मान और उनके परिवारों को भी एक ऐसा स्थान मिले जिससे कि वो समाज में एक अपना नाम कमा सके, अन्य समाज में भी उनका एक नाम आए और लोग उन्हें पहचाने। और भारतीय जनता पार्टी इस सबको आधार मान चुके, क्योंकि भारतवर्ष एक गुलदस्ता है विभिन्न जातियों का, विभिन्न धर्मों का। भाजपा सबका सम्मान करते हुए, सबका साथ, सबके विकास के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। यही कारण है कि देश की जनता भाजपा को बहुत पसंद करती है। आज जब हम सर्वे करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता तो ये भी कहती है कि किसी डिप्टी सीएम की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। योगी जी पर बहुत विश्वास है लोगों को। लेकिन क्योंकि अब जातियों की राजनीतियां है, प्रदेश बड़ा है, संगठन बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी शीर्ष नेतृत्व इस तरीके से कार्य करता है कि हर वर्ग को सम्मान मिले और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी भाजपा की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। इसलिए योग्य और एक्टिव मंत्रियों को स्थान दिया जाता है। यदि मंत्रिमंडल में कहीं फेरबदल होता है तो निश्चित मान लीजिए हर वर्ग का वह व्यक्ति आएगा जो अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी उतना ही प्रिय होगा जितना वो समाज उससे प्यार करता है। ठीक है। हम भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को लेकर के आती है जो सर्व समाज के साथ समान भाव से एक नजर से दृष्टि रखते हैं और एक जैसा प्रेम करते हैं। कहीं भेदभाव नहीं होता है, कहीं भाई भतीजा भाव नहीं होता है। वही भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्र हित में आगे बढ़ता है। ठीक है श्याम जी। रोहित जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर इन बातों में कितनी सत्यता है या फिर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बड़ी घोषणाएं इसको लेकर हो सकती हैं? रोहित जी। निकिता जी और श्याम जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर बात करें तीसरे सीएम के, तीसरे उप मुख्यमंत्री की, तो कयासों का दौर तो जारी है क्योंकि चुनाव करीब आ चुके हैं। लगभग एक साल में हम देखेंगे काफी चर्चाएं चलेंगी इस पर। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर न किया जाए। तो इस पर आने वाले समय में हाँ जरूर देखा जा सकता है। हालांकि जैसे कि श्याम जी ने कहा कि योगी जी पर लगभग सभी को भरोसा है, उनके नेतृत्व पर भरोसा है, तो उस पर लेकर के हम आगे जो भी कार्य होगा वो योगी जी के नेतृत्व में ही होगा। निकिता जी। ठीक है श्याम जी, देखिए जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष जो है हमेशा कहता है कि हिंदू मुस्लिम की या फिर सांप्रदायिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती है। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की बातें आ रही हैं तो क्या इसमें जातिगत आधार पर भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए निकिता जी, मुसलमानों का शोषण किया है पिछली सरकारों ने। मुसलमानों को डराया, मुसलमानों को आगे पढ़ने नहीं दिया, किसी संसाधन में आगे नहीं बढ़ने दिया और ये डरा करके रखा गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आपके साथ में बहुत अनर्गल कार्य होंगे और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन जब सनातनियों ने अपनी एकता दिखा करके भाजपा को सत्ता में आने का पूरा ताकत लगा के सत्ता में लेकर के आए हैं, तो आज देश का मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है किसी राजनीतिक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, आम मुसलमान, वो ये महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। और जब से भाजपा केंद्र में और प्रदेशों में आई है, आपने देखा होगा निकिता जी, कहीं किसी प्रकार का दंगा नहीं है, किसी प्रकार का किसी आपस में कोई मतभेद नहीं है। हिंदू और मुस्लिम सभी अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। मुस्लिम बेटियां भी सुरक्षित हैं, हिंदू बेटियां भी सुरक्षित हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं क्योंकि एक स्वभाव कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों का होता है, वो कुछ लोग कभी कभी अभद्रता करते हैं, उसका उनको कानून के तहत उचित
जवाब मिल जाता है। अब चूंकि विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका काम है धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के बांटने का कार्य करना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, केवल लोगों को बांटने का कार्य करती है। अब जो लोग बांटने का कार्य करेंगे तो वो भाजपा को तो दोष देंगे, दोषारोपण देंगे, कमियां निकालेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक भी कमी ऐसी बता दें कि भाजपा सरकार ने किसी के साथ कहीं पर भी अन्याय किया हो, मतभेद किया हो, कहीं भी वर्गीकरण किया हो कि आप हिंदू हैं या आप मुस्लिम हैं या आप ब्राह्मण हैं या आप दलित हैं, ब्राह्मण को ज्यादा मिलेगा दलित को कम, या दलित को ज्यादा मिल रहा है ब्राह्मण को कम मिल रहा है, ठाकुर को बहुत ज्यादा मिलेगा ओबीसी को नहीं मिलेगा। जो भी योजनाएं है ये समान रूप से भारतीय जनता पार्टी की है, सबको एक नजर से कानून की दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण है कि पूरे देश की हमारी तमाम मातृ शक्तियां जो आधी आबादी जिसे हम कहते हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। तमाम नौकरशाह जो पहले सरकारों में कार्य नहीं कर पाते थे, खास करके पुलिस विभाग, पुलिस के इंस्पेक्टर, दरोगा, उनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से हड़काते थे, कैसे अपने कार्य कराते थे, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। आज क्योंकि भाजपा को आए हुए 10 साल हो गए लगभग और समाजवादी पार्टी को 10 साल चले गए, तो जो लोग 10-15 साल के होंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो 30-40-45 साल के लोग हैं वो ये महसूस कर सकते हैं कि पहले कितनी आवश्यकता थी और आज कितनी शांति है। तो आज के माहौल को देखते हुए निकिता जी, मैं समझता हूं कि आज मुस्लिम वर्ग भी योगी जी को वोट करेगा, क्योंकि योगी जी ने कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया है, सबके साथ समान व्यवहार से चले हैं। यदि आप उपद्रव करेंगे, दंगा करेंगे, ठीक है, आप गुंडागर्दी करेंगे, तब आपके साथ में सख्ती से ठीक है श्याम जी। रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए विधानसभा चुनावों से पहले अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं, लेकिन यह कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि अब महज 1 साल का समय बाकी है। जी, सबसे पहले तो मैं अगर जाति की बात करूं तो यूपी की पॉलिटिक्स को अगर आपको समझना है तो अगर एक शब्द में समझना है तो वह जाति। हर राजनीतिक पार्टी जो है जाति समीकरण को लेकर के चलती ही है। हम कितना भी बचे कोशिश करें कि कुछ नए दौर से लेकर गुजरेंगे, लेकिन वही घूम फिर करके आता है दलित पॉलिटिक्स, ब्राह्मणवाद, ये सब आ जाता है। लेकिन अब इस सरकार में देखना होगा कि क्योंकि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये इसी मुद्दे को आगे लेकर के चलेंगे और आगामी चुनाव में हर पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से सभी को बराबर लेकर के साधा जाए और उन्हीं को वोट में तब्दील किया जाए। बिल्कुल रोहित जी, और कुछ तस्वीरें देखिए, अभी कुछ ही दिनों की बात की जाए तो ऐसी भी तस्वीरें आई थी कि अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रहा था। फिर जिसमें जातिवाद की बात की जाए तो ठाकुरों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर जो एक अलग तस्वीरें हैं वो भी सामने आई थी। तो क्या ये तस्वीरें, इस तरीके के कलह, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और जो भी तस्वीरें सामने आती हैं वो जनता तक पहुंच तो जरूर रही हैं, लेकिन जब लोग समाज ये अपने चुनाव में उतरते हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टी उतरती हैं, तो उनका एक मकसद रहता है कि अपनी छवि को साफ किया जाए और सारे कलह को मिटाते हुए अपने अच्छे प्रदर्शन को कन्वर्ट किया जाए चुनाव में वोट पे। तो जो भी कयास लगाए जाते हैं वो दर्शकों को दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है अंदरूनी कलह कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा चुनाव, क्योंकि 1 साल का समय बचा है, आपको सारे गेम यहाँ देखने को मिलेंगे, नए नए ढिंढोरे होंगे, लेकिन आखिरी में तय वही करेगा, जनता तय करेगी किसको वोट देना है और किसकी सरकार बनेगी। ठीक है रोहित जी। श्याम जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए इस समय विपक्ष की ओर से पीडीए जो है वो पूरे तरीके से वो उस पर काम कर रहे हैं। पीडीए को लेकर जो दलित जो उनका वोट बैंक मैं कहूंगी या फिर मुस्लिम तबके की बात की जाए तो पीडीए कितना टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में? देखिए अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात की जाए तो बेहद ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है विपक्ष का। निकिता जी, देखिए दलितों की पीडीए में जी जो है वो दलित के लिए आता है और दलितों की एक नेता है बहन मायावती। आज ही बहन मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में जितना अत्याचार दलितों पर हुआ, दलितों के जो महापुरुष हैं उन पर भी अत्याचार किए, कभी उनको पूजा नहीं किया, कभी उनका स्मरण नहीं किया गया समाजवादी पार्टी सरकार।
और मायावती जी के साथ में किस तरीके का जघन्य उसका कार्य किया गया था, उन्होंने एक्सक्यूज किया है, अपनी पीड़ा व्यक्त की है। आज समाजवादी पार्टी तोड़ने का कार्य कर रही है। एक कालनेमी के रूप में, जो अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने, योगी जी ने कहा था कि कालनेमी इन्हीं लोगों के लिए बोला गया है। आज ये कालनेमी बनकर के दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि दलितों के लिए मैं ये करूंगा, पिछड़ों के लिए मैं ये करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है निकिता जी, समाजवादी पार्टी केवल सरकार में आने के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहती है, और ये गलती से अगर सरकार में आ गए तो सबसे पहले दलितों के साथ वो अन्याय होगा कि दलितों ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन श्याम जी, चाहे जो भी उनके समीकरण हो, फिर चाहे पिछड़ा दल को लेकर हो, दलितों को लेकर हो, या फिर ब्राह्मण यादवों को लेकर हो, लेकिन वो सटीक तो कहीं ना कहीं बैठ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट आया वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। नहीं निकिता जी, लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया था, वो बाबा साहब का संविधान को लेकर के इन्होंने अफवाह उड़ाई थी। उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी और उस पर इन्होंने दिखा दिया कि क्योंकि हमारा नारा था कि इस बार 400 पार, तो इन्होंने ये घोषणा कर दी और दलितों के बीच में जाकर के बोल दिया कि इस बार 400 पार हो गए तो ये संविधान को बदलेंगे। ये संविधान, लोगों को लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि संविधान में कोई बात आ जाए, तो कुछ लोग उनकी बातों में आ गए तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जहां जहां इनके सांसद आए हैं वहां विकास नहीं हो रहा है, भाई भतीजाबाद चल रहा है। उन जिलों में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो सांसद इनके चुन करके आए हैं, वो केवल अपनी जाति, अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो आज दलित जाग चुका है, इनके उस कष्ट को देख चुका है। अब दलित भटकने वाला नहीं है, ओबीसी भटकने वाला नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है वो सबके साथ समान है, एक भी इन पर उंगली नहीं उठा सकते हो। अब देखिए कितना घिनौना कार्य अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी करती है। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक संत है, योगी है, अब जाति न पूछो साधु की, लेकिन ये उनमें जाति निकाल रहे हैं, और जाति निकाल करके अब ये दो जातियों को, जो समर जाति ब्राह्मण और ठाकुर, अब ये दिखाना चाहते हैं कि ये ठाकुर जाति के हैं। जहां कहीं ठाकुर और ब्राह्मण थोड़ा कहीं विवाद हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि ठाकुरों की सरकार है, ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब ब्राह्मण को भी भ्रमित कर रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में इन्होंने दलितों को भ्रमित किया संविधान को दिखा करके, अब ये बाबा साहब की जाति को ला करके, हमारे योगी जी की जाति को ला करके अब ये ब्राह्मण को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ब्राह्मण भटकने वाला नहीं है। आज देखिए ये कितना शोर करते हैं, सबको जातियों बांट रहे हैं। तो जातियों में बांटने से देश चलेगा? आप किसका आज इनके प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रदीप भाटी जी, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पहले हमारे हक को ब्राह्मण, जिसमें त्रिपाठी, मिश्रा, पांडे, ये सब लोगों ने हमारे अधिकार को छीन लिया, आज भी यही लोग खा रहे हैं। तो जो खुल करके विरोध करना चाहते हैं, इनके अंदर की भावना निकल के आ रही है, तो इनका उद्देश्य केवल ये है कि किसी भी तरीके से जातियों को आपस में लड़ा दो, ये आपस में लड़ जाए, और लड़ करके, क्योंकि ये लड़ेंगे निकिता जी, दो पक्ष जब लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो ये कहेंगे कि देखिए दूसरे व्यक्ति के साथ में न्याय हुआ है और आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमें वोट हमको दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये किसी भी तरीके से लड़ा करके, आपस में एक दूसरे का सिर मुरब्बल फुटा करके ये चाहते हैं कि हमको वोट मिले। लेकिन प्रदेश की जनता 2027 में जिस सौगंध खा चुकी है कि वो योगी जी को ही लाएगी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। योगी जी जैसा नेता इस प्रदेश को न मिला है, न मिलेगा, और आने वाले देश के प्रधानमंत्री भी है योगी जी। ये पूरा देश इस चीज को देख रहा है, देश इस बात को मान चुका है। यदि कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद भी बनेगा तो केवल योगी जी बनेंगे। ठीक है रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, क्या नए नाम आ भी सकते हैं और कुछ पुराने नामों की छुट्टी भी हो सकती है क्या?
रोहित जी बिल्कुल, कयास तो यही है कि किस प्रकार से जो नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि वही है किस क्षेत्र से, किस रीजन से रिप्रेजेंटेशन कम है तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और आने वाले समय में उन वोट को भुनाया जाए। इसी के साथ अब लेकिन क्योंकि चुनाव एकदम सर पे है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब सरकार या जनता तय कर चुकी है कि विकास की राह ही चुनना है। तो जो भी सरकार आपको सुरक्षा देगी, रोजगार देगी और समानता देगी, जनता उसी की तरफ जाएगी। तो यह देखने को मिला है कि भाजपा ये करने में कुछ हद तक सक्षम रही है और अब आगामी चुनाव में देखते हैं कि किस प्रकार से जनता अब तय करती है कि उनको नया राजनेता चाहिए या फिर अब उन्हीं किसी योगी के साथ। रोहित जी, एक बात और जो है कि वो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं काफी इस समय उड़ रही हैं, वो ये है कि तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि दलित वोट बैंक को बटोरने के लिए, साधने के लिए नए जो तीसरे डिप्टी सीएम हैं उनको लाया जा सकता है। तो इस बात में कितनी सत्यता हो सकती है? ये बात चल रही थी, काफी दिसंबर में भी बात चल रही थी, उसके बाद से भी फरवरी लग गया है। तो कोशिश यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी की वोट को देखते हुए। हालांकि बीजेपी का कभी ऐसा रोल नहीं रहा है कि जातिवाद पे जाए, धर्म पे जाए, वो सबका साथ, सबका विकास लेकर के ही चलती है और एक बराबर मौका देती है रिप्रेजेंटेशन का कि किस प्रकार के हर वर्ग को समाज में काम करने का मौका मिले। उसी को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि इस बार दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक चेहरा दिख जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष की बात की जाती है तो पीडीए जो है वो पीडीए के जरिए विपक्ष लगातार जो दलितों का वोट बैंक है उसको बटोरने की, उसको साधने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो कयास हैं, ये जो अफवाहें हैं वो उड़ रही हैं कि तीसरे डिप्टी सीएम को इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो दलित वोट बैंक है उसको बटोरा जा सके। दूसरे पार्टियों की राजनीति तो पीडीए ही पर टिकी हुई है, तो इससे जो अभी मौजूदा सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं रखती है। फिलहाल समीकरण तो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार समय के साथ अनुकूल रखते हुए समाज को साथ में रखना है और सभी समाज के सभी वर्गों का विकास किस प्रकार हो, उनके रिप्रेजेंटेशन बराबर पहुंचे, सरकार की बात जनता तक बराबर पहुंचे, यह ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार अब वो तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री का दर्जा मिलेगा या फिर आगे किसको मौका मिलेगा। ठीक है श्याम जी, आपसे समझना चाहूंगी किस तरीके से देखिए विधानसभा चुनाव के लिए ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़े जिम्मेदारी, एक बड़े फैसले की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। निकिता जी देखिए, जब सूबे का मुखिया मजबूत होता है ना, कमांडर मजबूत होता है, तो पूरा संगठन, पूरा सिस्टम मजबूत रहता है। 2017 से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। विदेशी इन्वेस्टर्स को तो छोड़िए निकिता जी, हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति भी उत्तर प्रदेश में कोई भी अपना उद्योग लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, अपहरण होते थे। कब किस उद्योगपति का अपहरण हो जाए, उसके बच्चों का अपहरण हो जाए, वो भयभीत रहते थे। आज आप देख रहे होंगे कि देश का इन्वेस्टर तो यहाँ के लिए लालायक है ही। आज सिंगापुर ने 6,650 करोड़ के एमयू पर साइन किए हैं, जापान ने 11,000 करोड़ पर किया है। तो बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे आने को तैयार हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये योगी जी की फेस वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने इसके कार्य को देखा है। और जब कमांडर मजबूत होता है तो किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का व्यक्ति उसके अंदर में रहता हो, वो सबको एक नजर से एक समाज देखता है। आज मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होता भी है तो आप निश्चित मान लीजिए कि हर समाज का वह व्यक्ति आएगा जो सर्व समाज का प्रिय होगा। हमारा विद्वेष फैलाने वाला व्यक्ति समाज हो ही नहीं सकता है। हम संघ परिवार से विचार करते हैं, हम तो उनसे भी लेते हैं। ये संघ परिवार को, विचार परिवार को भाजपा का एजेंट कह देते हैं, भाजपा का रूप देते हैं, जबकि विचार परिवार ने सदैव कहा है, कांग्रेस पार्टी से भी कहा है, यदि आपको राष्ट्र हित में कोई नेता चाहिए तो आप हमें बोलिए, हम आपको देंगे। लेकिन वो नहीं देते हैं, कारण परिवारवाद। क्योंकि संघ परिवार से अगर कोई व्यक्ति जाएगा कांग्रेस में, संघ परिवार से कोई व्यक्ति जाएगा समाजवादी पार्टी में, वो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा, इनके परिवारवाद के लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए ये उनसे नहीं मांगते हैं और ये उनको भाजपा का एजेंट कह देते हैं, जबकि वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं स्वयं सेवक।
ठीक है श्याम जी, इसलिए मैं समय बोल के रहा हूं- अभाव के कारण मुझे आपको रोकना पड़ेगा। श्याम जी, रोहित जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं, इसमें तमाम तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन आगे आने वाला समय ही इस बात को निर्धारित करेगा कि क्या कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिए गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।